नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। बर्दाश्त से बाहर गर्मी के प्रचंड कहर से पूरे उत्तर भारत का दम निकला जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आसमान से आग बरसना जारी है, तो उत्तर प्रदेश में भी गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है। और आलम यह है कि देश भर में अब तक सूर्य के प्रकोप से 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आखिरकार गर्मी और लू से कैसे बचा जाए और बेतहाशा गर्मी में क्यों लोगों की मौत हो जाती है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। गर्मी का कहर इस वक्त पूरे देश में है। 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जरा सोचिए, मई के महीने में ये हाल है तो जून में क्या होगा। देश का हर हिस्सा इस वक्त गर्मी की मार झेल रहा है। गर्मी इतनी है कि लोग बेहाल हैं। सुबह से लेकर शाम तक गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। गर्मी का तांडव शुरू हो चुका है। अब तक गर्मी और लू के चलते देश भर में 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर इस तरह से आसमान से आग बरसना जारी रहा तो मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश के शहरों पर नजर डालें तो इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, हर जगह का पारा इतना है कि सहना मुश्किल हो गया है। लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि कुछ कहा नहीं जा रहा। गर्मी के मारे बेहाल है। घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो कैसा मन नहीं करता है बिल्कुल निकलने का, कि ये मन करता है सिर्फ घर में रहें। नौकरी पे जाना एक मजबूरी है। बहुत ही दिक्कत होती है नौकरी हुए, क्योंकि इतनी समझिए 9 बजे इतनी तेज धूप हो जाती है। बहुत दिक्कत होती है नौकरी करने में। खाना अगर यहाँ से जरा सा हिलते तो रपट लिख जाएगी। गर्मी तो खूब लग रही, बहुत तेज गर्मी लग रही है। क्या कर सकते हो। मई में गर्मी की मार और लू के थपेड़ों ने सड़क पर चलते लोगों का दम निकाल कर रख दिया है। जरा सोचिए, मई का ये हाल है तो अभी पूरा का पूरा जून है। यानी मई में सूरत का सितम जब जून में पहुँचेगा तो जून और भी जलाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और आइए जान लेते हैं कि इस गर्मी का असर शरीर के किस अंग पर किस प्रकार पड़ता है। किडनी में गर्मी में पानी की कमी के वजह से किडनी में यूरिया और अमोनिया जैसे विषैले तत्व ठहर जाते हैं। आमतौर पर ये यूरिन के साथ निकलते हैं। अगर मसल्स की बात की जाए तो ये पसीने के साथ पानी और सोडियम निकलने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न होती है। स्किन में ज्यादा पसीना बहने से हीट रैश हो जाते हैं। त्वचा की नलिकाएं बंद हो जाती हैं, इससे जलन हो जाती है। तेज धूप में सनबर्न भी हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिक गर्मी की वजह से इंसान का ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड धीमी गति से काम करने लगते हैं। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम धीमा पड़ जाता है। व्यक्ति को सुस्ती आने लगती है। सर्कुलेशन में गर्मी से निपटने के लिए ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आमतौर पर हार्ट बीट ऐसे समय बढ़ जाती है। दिमाग का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अधिक गर्मी की वजह से दिमाग के रसायनों में असंतुलन हो जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे हमारी सोच पर भी असर पड़ता है। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि गर्मी से किस तरह से बचा जा सकता है। लू और गर्मी से कैसे बचे? हल्के फुल्के सूती कपड़े पहने, सिर पर साफा या टोपी पहने, यानी सिर हमेशा ढककर ही निकले। सुबह शाम ठंडे पानी से नहाएं। धूप में ज्यादा बाहर ना निकले। ज्यादा जरूरी हो
तभी घर से बाहर निकले। गर्मी में निकलने से बचे। धूप से में बाहर निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पी ले। दिन भर पानी और दूसरे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। शिकंजी, नींबू पानी, छाछ का सेवन करते रहना चाहिए। कपड़े जो आपके होने चाहिए वो हल्के फुल्के होने चाहिए। सूती कपड़े होने चाहिए जिससे हवा पास हो सके और आपको ज्यादा गर्मी ना लगे, ज्यादा पसीना ना आए। ठंडे पानी से नहाते रहना चाहिए। दिन में 2 बार तो कम से कम नहाना ही चाहिए और बहुत जरूरी हो तभी धूप में बाहर निकले, नहीं तो घर में ही बैठे या फिर बंद कमरे में ही बैठे। और अगर आपको निकलना जरूरी है घर से बाहर तो निकलने से पहले पानी जरूर पी के निकले और कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पिए। और चलिए इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर आशुतोष दुबे जी जुड़े हुए हैं जो चिकित्सा अधीक्षक है सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के, और हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष दुबे आप ही के पास आते हैं। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में जाहिर तौर पर आपके पास मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अस्पताल में लगातार मरीज आ रहे हैं। आमतौर पर क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं? देखिए, शरीर का तापमान जब से बढ़ जाता है, जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। शरीर का तापमान बढ़ने के बाद शरीर में एक निश्चित तापमान पर हमेशा रासायनिक क्रिया होती रहती है। ये सतत प्रक्रिया होती है। यदि शरीर का तापमान बढ़ता है तो रासायनिक क्रिया प्रभावित हो जाती है, जिससे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने दिखाया था कि दिमाग में जो होता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, इसकी वजह से जो है एक डिलीरियम या अल्टर्ड बिहेवियर, मूर्छा आने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, सर चकराने लगता है, हृदय गति बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो रक्त का प्रवाह जो है हमारी नलिकाओं में बढ़ जाता है, रक्त की नलिकाएं चौड़ी हो जाती हैं जी। और ये जो होता है एक तरह से जो शरीर के तापमान को रेगुलेट करने की एक प्रक्रिया होती है और इसके साथ जो है पसीना ज्यादा होने लगता है। लेकिन अगर तापमान एक निश्चित उससे अधिक बढ़ जाता है तो ये जो प्रक्रिया जो होती है पसीना निकलना और जो रक्त का जो है नलिकाएं हमारी चौड़ी हो जाती हैं, वो प्रक्रिया हमारी फेल हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अनिल मेरठ से। जी अनिल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं संपर्क कट गया है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो इसी तरह से दिमाग में कि डिलीरियम होता है, सर दर्द होता है, कंफ्यूजन होता है और बहुत बार चक्कर और उल्टियां हो जाती हैं। गले में जलन महसूस होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है और गुर्दे में जैसे बताया था आपने जो है पानी की कमी होने लगती है, तो उसकी वजह से हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड होने लगता है और जो है विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। मांसपेशियों में क्रैम्प्स होने लगते हैं और यह जब अगर स्थिति में नियंत्रण नहीं किया जाता है तो हम काफी गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, इवन यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। जी डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और लोगों को परेशानियां होती जा रही हैं, लोगों को मुश्किल होती जा रही हैं, लोग बाहर निकलते हैं तो उनको जो है कहा जाता है ऐसा ढक के चलिए और तमाम तरह की हिदायतें दी जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो किस तरह से हम गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद में जो दिनचर्या है और ऋतुचर्या है उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है जी। इसमें कहा गया है आयुर्वेद में कि गर्मी से बचने के लिए शीतल उपचार करना चाहिए। शीतल उपचार से मतलब है कि आप ठंडी जगह रहें, ठंडे स्थान पे बैठें जहां सीधे धूप न लगे और जिस समय ज्यादा तेज धूप हो उससे बचें। तो मैं ज्यादातर हिदायत देता हूं लोगों को कि वो दिन में 12 बजे से लेके 4 बजे तक अगर बहुत आवश्यक ना हो तो वो घर से ना निकलें, घर में ही रहें।
जो भी काम काज है वो 12 बजे से पहले अपना कर लें या शाम के 4 बजे के बाद करें। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो जैसा लखनऊ में हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब गर्मी लगती है तो ये एक तरह से हीट का शरीर के अंदर एक्सपोजर होता है जी। जैसे कि ठंड के दिनों में ठंडक शरीर के भीतर लग जाती है तो बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे सारा शरीर जम सा गया है, बर्फ जैसा हो गया है जी। उसी तरीके से हीट शरीर के अंदर एक्सपोज कर जाती है। तो उसका पहला रिएक्शन ये होता है, सबसे बड़ी पहचान ये है लू लगने की, जिसमें लोग बहुत भ्रमित होते हैं कि शायद उनको बुखार हो गया है या और कोई दूसरी तकलीफ हो गई है। इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो है शरीर के अंदर जलन पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे कि शरीर बिल्कुल आग से झुलस रहा है, आग ऐसी लग रही है और सारे शरीर में जो वो क्या करें रैसे जैसे होने लगते हैं, स्किन बिल्कुल रेड कलर की हुई जाती है। तो समझ लीजिए कि आपको लू लग गई है जी। अब लू में होता क्या है, जब एक्सपोजर होता है तो उसमें जैसा कि हमारे मित्र डॉक्टर ने बताया कि जो केमिकल केमिस्ट्री है शरीर की वो बिगड़ती है। होता क्या है कि इसमें जो सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो शरीर की गतिविधियों को मेंटेन रखते हैं, उनमें इम्बैलेंस पैदा होता है। तो जब इस तरीके के इम्बैलेंस पैदा होते हैं तो शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक है एक पैरासिम्पैथेटिक है, ये दोनों सिस्टम शरीर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब ये सपोर्ट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि बहुत से लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं और किसी का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, किसी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई की तरफ हुआ या किसी का लो की तरफ हुआ, लोग गिर पड़ते हैं, बहुत सुस्ती ऐसी नजर आती। ये होता है कि कोई काम ना करो, शरीर में बड़ी जलन ऐसी लगेगी, ये होगा कि कहीं ठंडे स्थान पे बैठे। तो बेसिक चीज जो है वो ये होती है और पसीना जो है बहुत ज्यादा निकलता है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 12 से 4 बजे के बीच कोशिश करें कि घर से ना निकले। हर एक के लिए ये संभव नहीं है। जो हम देखते हैं जो रेडी पट्टी वाले होते हैं या फिर जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनके लिए मजबूरी है कि वो धूप में निकले और तभी वो अपने रात के लिए खाना इकट्ठा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे ये जानेंगे कि ऐसे लोग अपने आप को किस तरह से बचा के रखें, कि हम सिर्फ इनकी बात नहीं करें, ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी मजबूरी है कि वो घर से निकले, तो किस तरह से वो अपने आप को बचाएं कि उनके ऊपर इस धूप की, इस गर्मी का असर कम पड़े। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीज देखने जाया करता हूँ जी। वहाँ अभी मैं हफ्ते में एक दिन मैं श्रीमती सोनिया गांधी के इलाके रायबरेली में जाता हूँ, वहाँ मरीज देखता हूँ उनके यहाँ। और यहाँ कानपुर से वहाँ जाने में मुझे आजकल के दिनों में बहुत कठिनाई होती है। तो उसमें एक चीज हमने देखा वहाँ पर कि जो खेतों में जो लोग काम करते हैं वो गर्मी के दिनों में भी अपने को बचा के रखते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इतनी ज्यादा लू चल रही है तो अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर जब थोड़ी ठंडक होती है तब उसके बाद फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे शहरों में है, वो कोई मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं तो उनके सामने ये जरूर समस्या है कि वो दिन में करें क्या। उसके लिए मुझे एक हमारे वही ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों से मेरी बात हुई कि आप लोग बचते कैसे हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला मुझको ये बताया कि आप आंख जो है वो खाली अपनी वो खुली रखिए और पूरा सर वो उससे मोटे अंगूछे से जो है वो बांध लीजिए और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा जो है वो कवर रखिए, तो आप अपना आराम से धूप में कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वो भी इसी तरीके का
बड़ा लंबा सा अंगोछा होता है, उसको बांध के और थोड़ा सा जो अपनी आंखें वो खोले रखते हैं और बाकायदे वो पूरा नाक से सब पूरा कवर करके इस तरीके से करते हैं। तो मुझे ये तरीका जरा थोड़ा सा सुरक्षित लगा कि अगर जब तक बहुत ज्यादा गर्मी है, जब तक बहुत ज्यादा लू चल रही है, तब तक इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात, पानी जरूर पिए और उसके साथ में जलजीरा है या पना है, अमिया का पना है, ये जरूर पिए। उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है वो उससे बच जाती हैं। दिमाग के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो सोडियम क्लोराइड है। अगर सोडियम लेवल कम होगा तो बेहोशी और ज्यादा आएगी। वही हाल क्लोराइड का है कि अगर क्लोराइड कम होगा तो दिल की धड़कन घटे बढ़ेगी। इस तरीके से जो बचाव के लिए जरूरी है कि वो लिक्विड जरूर लें और जो पना जैसी चीजें हैं वो जरूर पिएं। उससे उनको जरूर बचत होगी इस चीज से, चाहे जितनी भीषण गर्मी हो। अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर करें तो जरूर उनका काम चल सकता है। जी चलिए, यहाँ हम आगे बढ़े, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे लखनऊ का, जानेंगे वहां पर किस तरह का हाल है गर्मी का। तो सूरज का सितम जारी है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर गर्मी आग बनकर बरस रही है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस गर्मी की वजह से लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। क्या हाल है राजधानी लखनऊ का, पेश है लखनऊ से मनीष पांडे की रिपोर्ट। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो थोड़ा संभल के रहिए। घर से निकलने के पहले इस बात पर जरूर गौर कर लीजिए कि घरों के बाहर आजकल सड़कों पर आग बरस रही है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। वो लोग जिनके सामने मजबूरी है वही बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल अभी तक राजधानी लखनऊ का पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर इस इंतजाम से निकल रहे हैं कि कहीं वो इस गर्मी की चपेट में न आ जाए। दिक्कत ये है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जो डेली लाइफ हम लोग अपनी जीते थे पहले, वैसे जी नहीं पा रहे हैं। अगर मुंह और हाथ बांध के ना निकले तो फिर पूरी स्किन खराब हो जाए हमारी। और रोज जो हम लोग डेली जो काम करते हैं वो करना बहुत मुश्किल हो गया अब हमारे लिए। बहुत 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 ज्यादा नुकसान है। हम लोग को भी पेपर देख के आ रहे हैं। आप सोच सकते कितनी ज्यादा धूप हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्राइक कितना होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, और ये धूप की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सड़कों पर वैसे तो सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग गर्मी से बचने के लिए कहीं आम का पन्ना, गन्ने का रस या फिर बाकी कई दूसरे पारंपरिक स्रोतों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जबरदस्त गर्मी में एकाएक जहां एसी और फ्रिज जैसे आधुनिक यंत्रों की बिक्री बढ़ा दी गई है, वहीं गर्मी में राहत देने वाले पारंपरिक मिट्टी के घड़ों और सुराही की पूछ कम हो गई है। अब की भैया कम हुई, बहुत कम हुई। मरते तो जनवरी से हैं, जड़ों से, मगर जो हिसाब चाहिए वो हिसाब से सप्लाई नहीं हुई और न बिका। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में गर्मी का रौद्र रूप अभी और देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ में इस समय आसमान से आग बरस रही है। सड़कों पे सन्नाटे छाए हुए हैं। जो लोग आमतौर पर घर से निकलते थे वो धूप निकलते ही घरों के अंदर दुबक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर, ये हम गोमती नगर में हैं जहां आमतौर पर सड़कों पे चलना मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ पे एकदम बिल्कुल एक तरह से देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग निकल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब अपने चेहरे और मुंह को ढक के निकल रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि आग इतनी तेज बरस रही है कि अगर वो अपना बचाव ना करें तो उनके चेहरे झुलस सकते हैं। फिलहाल इस समय अगर मौसम विभाग की माने तो जो इस समय पारा है लखनऊ का वो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और इस समय पूरी तरह से लखनऊ की सड़कों पर आग बरस रही है। लखनऊ से कैमरामैन सुनील के साथ मनीष पांडे, के न्यूज।
तो चलिए हम लखनऊ का हाल आपको दिखाया है। हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर आशुतोष दुबे जी जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप जिस तरह से लखनऊ की तस्वीर सामने ही है, 40 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ चुका है, लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनको तत्काल राहत किस तरह से दी जाती है? देखिए, जैसे जैसे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे शरीर का तापमान बढ़ता जाता है और इस स्थिति में शरीर के तापमान को नॉर्मल बनाने के लिए जो है व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना चाहिए। अगर उसका प्रयास विफल होता है, वो चिकित्सालय आता है, तो चिकित्सालय में हम लोग उसका प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि डॉक्टर वाजपेयी जी ने बताया कि व्यक्तिगत प्रभाव जो होते हैं अपने ज्यादा कारगर होते हैं। कि पहला, जैसा कि बताया उन्होंने, कि यह तो आप धूप में निकले मत, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए व्यक्ति को बाहर निकलना ही अनिवार्य है। तो इसमें आवश्यकता इस बात की होती है कि आप जो है उसके पहले, जब तक प्रचंड धूप हो उसके पहले से निकलें, और जब प्रचंड धूप होती है तो उस वक्त छायादार उसमें रहें, और घर से निकलने के पहले प्रचुर मात्रा में जितना अधिक से अधिक जल हो सकता है उतना जल पीते समय बस एक सावधानी की यह है कि जल आपका स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है आप कोई भी पानी पी लें जिससे कि जिसमें संक्रमण हो और उसके बाद आप संक्रमण के शिकार हो जाएं। और वस्त्र में यह है कि हल्के रंग के वस्त्र होने चाहिए और ऐसे वस्त्र होने चाहिए, कॉटन के वस्त्र होने चाहिए जिसमें जो है हवा का चलता निकलता रहे और हमारा पसीने से, और पसीने की सबसे खास बात यह होती है पसीने से शरीर का वाष्पन होता है, और वाष्पन एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि जिस सरफेस से पानी उड़ता है वहां का तापमान कम हो जाता है, हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट होता है। चिकित्सालय में जितने जो हमारे प्रदेश के जो राजधानी के राजकीय जितने भी चिकित्सालय हैं, वहां चिकित्सालय में थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम के पूरे हैं, सब वातानुकूलित हैं या एयर कूल्ड हैं वहां पर, और जो भी दवाइयां इसके लिए इसमें प्रयुक्त होती हैं वो प्रचुर मात्रा में सरकार की तरफ से मुहैया हैं। वो सब दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं और वो सबसे मरीजों का उपचार किया जाता है। जी, तो इस तरह से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि है जैसे आपके यहाँ कोई मरीज आता है या कोई भी मरीज है, अगर उसने अपने को सही करने की कोशिश की है, जो उसके घरेलू नुस्खे हैं उसने अपनाने की कोशिश की, जैसे कि आपने बताया, डॉक्टर वाजपेयी ने भी बताया कि खूब ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और पना पिए और कपड़े ऐसे पहने जो हवा जिससे आती जाती रहे। इन सब के बावजूद भी अगर किसी को लू लग जाती है, अस्पताल वो आता है या डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या चीज करनी चाहिए जिससे कि उसको राहत मिल पाए? देखिए, सर्वप्रथम जैसे पेशेंट आता है तो अगर हीट स्ट्रोक का पेशेंट जिसे आप लोग कह रहे हो या जिसमें शरीर होता है तो पानी की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए उसमें जो है हम लोग जो है आईवी फ्लूइड्स, ग्लूकोज जिसको आप लोग कहते हो या हम लोग कहते हैं आईवी लाइंस मेंटेन करते हैं और शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसको ऐसे कमरे में रखते हैं जो शरीर के तापमान के बराबर, जहां का तापमान कम से कम हो। और जैसे ही हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है और उसका ये तकलीफ दूर होने लगती, इससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ मरीज की हम लोग बायोकेमिस्ट्री करा लेते हैं कि अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसके मुताबिक जो है सोडियम पोटेशियम जो कुछ है ये उसको हम लोग देते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया था कि अगर इसको नजरअंदाज किया जाए, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे पेशेंट को अगर जैसा कि आपने कहा था कि यहाँ पर अगर इसको नजरअंदाज किया जाए तो ये घातक भी हो सकता है, कौन सी स्टेज आप मानेंगे कि जहां पर अगर नजरअंदाज आप लगातार उस चीज को करते जा रहे हैं जो आपके लिए घातक जगह है, कहां पर आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर अब आप सचेत हो जाइए और अब आपको यहाँ पर चिकित्सा सुविधा लेने की जरूरत है? एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो लगातार बढ़ती गर्मी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है और हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर आशुतोष दुबे जी से। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न था कि अगर हम लगातार इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमारे पर गर्मी का असर पड़ रहा है, हमको लू लग रही है, तो ऐसी कौन सी स्टेज है जब हमको इस चीज के लिए सचेत हो जाना चाहिए कि अब चिकित्सा सुविधा लेना जरूरी है?
देखिए, जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता जाता है वैसे सबसे सर्वप्रथम शरीर अपने आप तापमान को मेंटेन करने की कोशिश करती है जी। जब शरीर अपना तापमान मेंटेन करने में असफल हो जाता है तब हमें बाहरी उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि शरीर लाल हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को बहुत तेज गर्मी लग रही है, उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है लेकिन पसीना नहीं हो रहा है, तो उसे तुरंत सजग हो जाना चाहिए कि हम हीट स्ट्रोक की स्थिति में जा रहे हैं। हमारा इसका मतलब है हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। और इसके अलावा जिस पेशेंट को काफी तेज सर दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे, मिचलाहट शुरू हो जाए, हाथ पैरों में दर्द होने लगे, या कभी कभी होता है कि पेशेंट मूर्छित होने लगता है और आंखें अंदर धंसने लगती हैं, लगातार उल्टियां हो रही हैं, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस व्यक्ति को तुरंत किसी भी चिकित्सालय में भर्ती करा करके उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। अगर हम इस स्थिति को नजरअंदाज करते हैं तब वो निश्चित रूप से ये स्थिति हमारे लिए घातक होगी और ये जानलेवा साबित हो सकती है। जी। ऐसी स्थिति में जब इस तरह के मरीज चिकित्सालय में आते हैं तो उनको एक सामान्य वातावरण तापमान पे रखा जाता है, जो तापमान शरीर के तापमान के बराबर, लगभग बराबर हो या उससे कम हो, जो उसके लिए सुरक्षित होता है। और उसको जो है आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ग्लूकोज लगाया जाता है, और भी जो जीवन रक्षक औषधियां जिसके सिम्टम के मुताबिक जिनकी आवश्यकता होती उसको दी जाती हैं। और इसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट कराते हैं, अगर जो की कमी पाई जाती है उसको देते हैं। खास करके ये होता है कि जैसे अगर इसमें एक और चीज होती है, अगर पेशाब कम होने लगी है पेशेंट को, या उसका पेशाब जो है काफी गाढ़ी होने लगी है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइंस होते हैं कि इस पेशेंट को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत है। क्योंकि इसमें चिकित्सक जब भी कोई मरीज इस तरह का अस्पताल आता है तो सबसे पहला सवाल यही चिकित्सक पूछता है कि पेशाब कितनी देर से हुई, पेशाब बहुत गाढ़ी तो नहीं हो रही, पेशाब बहुत पीली तो नहीं हो रही है। और अगर पेशेंट जो होता है, नहीं तो पेशेंट जो गंभीर पेशेंट होते हैं स्वयं बताते हैं कि साहब सर दर्द बहुत तेज हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर सब कंप रहे हैं। डॉक्टर दुबे, ये जो आपने आप जो स्टेजेस बता रहे हैं, गर्मी होने के बाद भी मेरे पसीना नहीं हो रहा है। जो आप ये स्टेजेस बता रहे हैं कि रैशेस होने लगती हैं, पसीना नहीं निकलता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, अमूमन आमतौर पर हम देखते हैं तो कितनी देर में ये जो लक्षण है वो स्पष्ट नजर आने लगते हैं? करीब कितना समय लगता होगा इसको स्पष्ट नजर आने में? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। देखिए, ये ऐसी कंडीशंस होती है जैसे बहुत ज्यादा प्रभावित बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ओल्ड एज के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। 6 साल तक के बच्चे और 60-65 साल के ऊपर के व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं, या वो व्यक्ति जो कुछ तरह की दवाइयां होती हैं जिनसे हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, या जो व्यक्ति घर से लापरवाही में निकलते हैं, पर्याप्त मात्रा में वस्त्र नहीं पहनते हैं, खुले अंगों में चलते हैं, पानी नहीं पी करके चलते हैं, ऐसे लोगों में ज्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। जी। डॉक्टर वाजपेयी, यहाँ पे आपसे ये जानेंगे, जैसे कि हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, वो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और लगातार इसमें एक हम देखते हैं कि इसका ग्राफ ऊपर ही गया है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि आपसे अभी जब पहले चर्चा हो रही थी तो ये बात सामने आ रही थी कि आपने बोला था कि आम का पना लेना एक बहुत ही लाभकारी तरीका होता है। ऐसे और कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनका हम इस्तेमाल करके पहले ही इस हालात से बच सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेद का भी ग्रेजुएट हूँ और होम्योपैथी का भी ग्रेजुएट हूँ, दोनों में है, दोनों में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आयुर्वेद में पीएचडी भी हूँ। तो मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों के बारे में प्रिवेंटिव जरूर बताऊंगा। जी। एक तो मैं होम्योपैथी का प्रिवेंटिव बता रहा हूँ। एक दवा है ग्लोनाइन, इसकी 30 शक्ति अगर रोजाना खाई जाए, एक खुराक खाली खाते हैं, या इसकी 200 शक्ति की दवा ग्लोनाइन 200 का डाइल्यूशन ले करके 5 बूंद 2 चम्मच सादे पानी में मिला करके अगर सवेरे लेते हैं तो लू से या लू के सिंड्रोम से बचत हो सकती है, बचत हो जाती है उसमें और पक्की बचत होती है। दूसरी एक और होम्योपैथी की दवाई है नेट्रम कार्ब,
उसकी भी 200 शक्ति की दवा अगर 4 बूंद या 5 बूंद दिन में एक बार लेते हैं, जब तक हीट के ये सिंड्रोम से चल रहे हैं जी, तब तक प्रिवेंटिव है। उससे फिर लू नहीं लगेगी, लू से आपको बचत हो जाएगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको टोकूंगी कि आपने बताया प्रिवेंटिव है, अगर लू नहीं लगी तो इससे बचत हो सकते, अगर लू लग गई है तब क्या करें? हाँ, लू लग गई तो भी यही दवा काम करेगी। अच्छा, तो भी यही दवा अगर खाएंगे, लेकिन उसका रिपीटिशन अगर 2-2 घंटे में करें या अल्टरनेटिव दोनों दवाई 2-2 घंटे से या 1-1 घंटे से खाते हैं तो 1 या 2 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसको बाकी जो है वो सब अपना जो खान पान है वो सब जैसे पना है, पीना है, पानी का इंटेक बहुत है, कोल्ड ड्रिंक्स है वो सब लेता रहे, ठंडी जो है वो लेता रहे, तो वो उससे जो है पूरी बचत हो जाएगी। उसको फिर होगी नहीं, वो लू से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। या हीट स्ट्रोक है उससे सुरक्षित हो जाएंगे, ज्यादा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आयुर्वेद की दवाइयां हैं कुछ जो बहुत कारगर हैं। इसमें एक है मोती पिष्टी, ये जो पर्ल होते हैं इसी का ग्राइंड करके गुलाब जल में ग्राइंड करके इसको बनाते हैं, तो मोती पिष्टी है। इसकी 250 मिलीग्राम से लेकर के और 500 मिलीग्राम तक अगर रोजाना 1 या 2 बार खाते हैं और ऊपर से गुलाब का अर्क यानी गुलाब जल 50 मिलीलीटर अगर पीते हैं, शहद से खा करके ऊपर से 50 मिलीलीटर गुलाब का अर्क पीते हैं, तो उससे लू से बिल्कुल परफेक्ट आराम मिल जाएगी और लू नहीं लगेगी। अगर लू लग भी गई है और यही ट्रीटमेंट करते रहें, 4-4 घंटे में यही दवा देते रहें, तो लू के सिंड्रोम्स से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। एक दूसरी आयुर्वेद की और दवा है प्रवाल पिष्टी। ये जो मूंगा हम लोग पहनते हैं, ज्योतिष वाले पहनाते हैं, ये उससे बनती है दवा। और मूंगा पिष्टी को गुलाब जल के या गुलाब अर्क के साथ में उसको पीस करके घोट करके बनाते हैं 21 दिन तक जी। तो ये गुणों में ये बहुत शीतल होती है, बहुत ठंडी होती है। और ये लू लगना वास्तव में आयुर्वेद के हिसाब से पित्त विकार कहा गया है कि पित्त शरीर का जो हीट है शरीर की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको शांत करने के लिए जब मुक्ता पिष्टी या प्रवाल पिष्टी का सेवन करते हैं गुलाब जल के साथ में, गुलाब अर्क के साथ में, गुलाब का अर्क बहुत ठंडा होता है, इसलिए 50 मिलीलीटर जब इंटेक है उसके साथ में, तो शरीर के जो सिस्टम्स होते हैं वो अनुकूल होने लगते हैं। और जो वो थर्मल सेंटर है शरीर के भीतर का, जो हमारे आंतों के अंदर है, आंतों के अंदर होता है, और जो शरीर के ये बीच के हिस्से हैं, लीवर है या इंटेस्टाइन्स है, उनके अंदर होता है, उसको वो शांत करती हैं। तो जब वो कम होने लगता है, जब शरीर के मुख्य केंद्र बिंदु का शमन होने लगता है, वहां जब गर्मी शमन होने लगती है, तो फिर ये लू के सिंड्रोम ठीक होने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि पना पीना चाहिए, लस्सी है, जैसे दही की लस्सी है, ये भी खूब पिए। पेप्सी है, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं जैसे आते हैं, जो भी मिल जाए उनका सेवन करना चाहिए। ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए, ठंडे पानी से कई बार नहावे और ठंडी जगह पर रहे, पानी का इंटेक बहुत करे, तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, 1 या 2 दिन में अधिकांशता ठीक हो जाते हैं। ये तो जो आपने बताया डॉक्टर वाजपेयी, ये तो तरल पदार्थ है। अगर हम खान पान की बात करें, ऐसे उपचार करें जैसे कि लू लग गई, आपने दवाइयां हमको बताई, लेकिन अगर लू लग गई है घरेलू ऐसे कौन कौन से उपचार करने चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें लेनी चाहिए इन दवाइयों के साथ जिससे कि लू से हमारा बचाव हो सके? तो जैसे ही पता लगे कि लू लग गई है तो शरीर में जो बर्फ है, जो बर्फ है, जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर से जो है वो बर्फ ले करके और उसको किसी आइस बैग में रख करके या
किसी कपड़े में बांध के सारे शरीर में खूब अच्छी तरीके से उसकी मालिश करनी चाहिए। जी। तो होता क्या है कि जिसको लू लगी होती है उसके शरीर की, जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया अभी कि उसके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सब इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनसे जो आयनिक जो इलेक्ट्रिकल एक्सचेंजेस होते हैं उनकी वजह से शरीर की हीट और बढ़ती है। जी। तो वो जस्ट लाइक जो वो फ्यूज्ड बैटरी की तरीके से वो काम करती है, तो हीट और ज्यादा पैदा होती है। तो अब ये उसमें जब ये बर्फ से जो है जब इस अच्छी तरीके से पूरे शरीर की सिकाई करे तो उससे फिर ये जो शरीर का तापक्रम है वो थोड़ा सा कम होता है। उसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो जो ब्रेन के अंदर का थर्मल कंट्रोल सेंटर है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगता है। और जब वो कंट्रोल में आता है तब शरीर की जो एक्स्ट्रा हीट है वो शमन होने लगती, वो कम होने लगती है। और इस तरीके से जो है सबसे पहले तो यही करे। और मरीज को जो है जिसको ये लू लग गई हो उसको ठंडे पानी से अच्छी तरीके से नहलाना चाहिए जी। क्योंकि उसको जलन और गर्म और बेचैनी बहुत ज्यादा लगती है। तो उसको दूर करने के लिए यही है। और तीसरा एक और कर सकते हैं कि एक गीली चादर ले लें, पानी से भिगो लें और उसी में मरीज को लिटा दें, ऊपर से जो उसको पैक कर दें। तो ये कोल्ड पैक है। ये कोल्ड पैक करने से जो एक्स्ट्रा हीट है उसके शरीर की वो शमन होएगी। और साथ साथ अगर ये करेंगे तो इसका ठंडा उपचार देना चाहिए। ठंडे उपचार देने से ये घर में भी आप कर सकते हैं जहाँ कहीं चिकित्सा सुविधा नहीं है या जहाँ ऐसी स्थिति हो कि मरीज जल्दी से जल्दी नहीं ले जाया जा सकता है और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो, वहाँ इस तरीके से तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए। अब प्राकृतिक चिकित्सा में तो ये कहा गया है कि आप वो जो गीली मिट्टी है वो सारे शरीर में लेप देना चाहिए। जी। उसका भी वही कॉन्सेप्ट वही है कि आप ठंडी चीज ठंडक का एप्लीकेशन आप किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप बर्फ से सिकाई कर रहे हैं या पानी से नहला रहे हैं या पानी के ठंडे टब में उसको डुबो दे रहे हैं या पानी के वो ठंडी चादर से उसको कोल पैक कर दिया है या मिट्टी जो है ठंडी ठंडी उसके शरीर में लगाई है। उसका कारण यही है कि उसमें जो एप्लीकेशन है वो कोल्ड का होना चाहिए, शरीर के तापमान को कम करना चाहिए। कम करने के लिए बस यही एक तरीका है। अब चाहे आप वो सेलाइन चढ़ा के करें या ग्लूकोज चढ़ा के करें, बात वही है। अगर सुविधा ऐसे हालात में जो खाने पीने की कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या ऐसा खाना चाहिए? इसमें ज्यादातर लिक्विड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पतली पानी जैसी खिचड़ी है। भोजन वही सब वो उसमें सब चीजें, जैसे कि भोजन के 5 तत्व होते हैं जी। फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और पानी है। तो वो कंटेंट्स सब उसके वही होने चाहिए उसमें फूड में। और जैसे कि पतली खिचड़ी है या दलिया है जी। या दाल चावल है, उसको हल्का खाना खिलाए। और जैसे जैसे उसकी अग्नि जैसे जैसे उसकी भूख डिमांड करे वैसे वैसे जो वो ठोस आहार और बढ़ाते रहना चाहिए। नहीं तो सबसे पहले उसको लिक्विड देना चाहिए। लिक्विड देने से, जैसे हमारे साथी डॉक्टर दुबे ने कहा कि अगर वो पेशाब गाढ़ी हुई रही है तो वो गाढ़ा ना होने दें उसको। उसमें जब आप लिक्विड ज्यादा उसको पिलाएंगे तो वो स्थिति ना आने दें। नहीं तो जैसे डॉक्टर दुबे बता रहे हैं कि वो हम तो उसमें वो सेलाइन चढ़ाएंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट से चढ़ाएंगे, फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप वो स्थिति ना आने दें। उससे पहले जो है इस तरीके का बचाव करें, जिससे सबसे बेहतर बचाव ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, बनाना का सेवन करें, लस्सी का सेवन करें। उससे ये रहेगा कि ठंडा पानी अगर आप पिएंगे तो स्टमक के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम होएगा। जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो कम होएगा। जब सेंटर पार्ट का टेम्परेचर कम होएगा तो फिर जो है बाहर का जो आउटर उसका रिफ्लेक्शन है वो टेम्परेचर का वो भी कम होने लगेगा। चलिए,
डॉक्टर दुबे, यहाँ पे आपसे ये जानेंगे कि खान पान आजकल देखते हैं कि लोग बाहर से खाना ज्यादा पसंद करते हैं, बाहर ठेलों पे चीजें मिलती हैं जिसमें लोग अपनी दोपहर की भूख मिटाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में किन सब चीजों से परहेज करना चाहिए और किन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा हमें लेना चाहिए? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि तरल पदार्थ अत्यधिक मात्रा में करें। बेसिकली ये होता है कि शरीर का तापमान रेगुलेट करने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। किसी भी मात्रा में, किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पानी जाना चाहिए। तो पानी पीने के लिए, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा पानी जो होना चाहिए साफ, स्वच्छ और वो होना चाहिए कि जिससे कि इसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। खास करके जो आजकल का प्रचलन है, सड़क के किनारे जो बिकते रहते हैं ठेले पर पानी या पानी के कंटेनर्स होते हैं, जो पानी मशीन लगे होते हैं, इनमें ज्यादातर होता है कि इनमें साफ सफाई की व्यवस्था तो नहीं रहती है। तो इसका पानी पी लेने के बाद प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है और वो इसके बाद ये डायरिया, वोमिटिंग का वो अलग से शिकार हो जाता है। बेहतर यह है कि स्वच्छ जल पिएं, सुरक्षित जल रहे और जिस जल की गुणवत्ता प्रमाणित हो। तो इससे अपने से ज्यादा प्रमाणित कहीं नहीं हो सकती। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने उपयोग का जल अपने साथ लेकर के चलें। अगर यदि ऐसा संभव नहीं है तो जहां पर के सरकार ने हर जगहों पर पे इंडिया मार्क का पंप लगवा रखे हैं या पानी के ऐसे व्यवस्था कर रखी है जहां पे मतलब सुरक्षित जल है, उस जल का प्रयोग करें। सड़क के किनारे बिकने वाले फल या वो पानी जो है उतने सुरक्षित नहीं होते हैं क्योंकि उनका मानकीकरण नहीं किया जा सकता है। तो सबसे मेरी सलाह यह है कि अगर आप घर से निकलते हो तो अपने प्रयोग का पानी अपने साथ लेकर के चलें। अगर अपरिहार्य परिस्थितियों में आपको बाहर का पानी का प्रयोग करना पड़ रहा है तो जो पानी मानकीकृत है, जिसकी प्रमाणिकता सार्वभौमिक है, वही जल प्रयोग करें। सड़क के किनारे इस तरह से ठेले पर बिकने वाले पानी और कूड़े में रखे हुए पानी का प्रयोग जो है ये आपको बीमारी का तो दावत देता है। और जहां तक रही बात है कि जैसे चीनी, नींबू, नमक का शरबत ले सकते हैं या हर जगह पर, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है ओआरएस का घोल जो है, ओआरएस का पाउडर प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अब तो है बहुत सारे अस्पतालों में ओआरएस के घोल बना करके रखे रहते हैं, जिस किसी को जरूरत होती है वो वहां से लेकर के ले सकता है। ओआरएस के पैकेट्स अपने साथ रखें और नहीं तो सबसे बढ़िया होता है चीनी, नींबू, नमक का शरबत अपने साथ रखिए। और अगर ऐसी कोई जरूरत होती है, कहीं पर जाते हैं अपने ऑफिस में, तो आप इस तरह का प्रयोग कर ले सकते हैं। और बाहर का जल, कूड़े का पानी, सड़क के किनारे बिकने वाले आप तब तक ना प्रयोग करें जब तक कि उनकी गुणवत्ता आप स्वयं सिद्ध ना कर लें, उनकी परख ना ले लें। तो लू से बचना है आपको तो ज्यादा से तरल पदार्थों का ही सेवन करें और इसी से और अपने शरीर को ढक के रखें। इन्हीं सब उपायों से आप अपने आप को लू से बचा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक लेते हैं। अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर गर्मी अपना प्रकोप लगातार दिखा रही है। लोगों को अपना शरीर ढक के सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि धूप में कम से कम निकले, लेकिन अगर निकल रहे हैं तो वो सारे एहतियात बरत के निकल रहे हैं कि उनको लू ना लगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लू लग रही है तो हमारे डॉक्टर्स लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अगर लू लग गई है तो क्या उपचार आप कर सकते हैं। डॉक्टर बाजपेयी, यहाँ पे आपसे ये जानेंगे, अब समय बहुत कम बचा है, कि क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए और क्या आप सलाह देंगे लोगों को अगर वो धूप में निकल रहे हैं तो? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि लोगों को पहले से आगाह किया जाए कि वो क्या करें और क्या न करें जिससे वे लू से बचाव कर सकें। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्हें बहुत आवश्यक काम हो वो सवेरे सवेरे 12-1 से पहले निपटा दें और अगर उनको कहीं बहुत आवश्यक हो, जाना आवश्यक हो, तो वे ज़रूर जाएं। घर से जब निकलें तो ठंडा पानी, ग्लूकोज मिला हुआ या जैसा डॉक्टर दुबे ने बताया ORS मिला हुआ हो या नींबू, नमक, शक्कर का शरबत हो, वो पी करके निकलें।
एक पानी की बोतल अपने साथ में रखें, बड़ी सी बोतल, उसमें चाहे तो नमक थोड़ा मिला लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना जब निकलता है तो उसके साथ में सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड दोनों आयंस ये निकल जाते हैं शरीर से बाहर, और तभी इनकी कमी से बाकी इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं शरीर की केमिकल केमिस्ट्री में। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको बचाए रखा जाए। तो पानी सबसे बेहतर तरीका है, उसके साथ में जो नींबू है, नमक है, या ORS का घोल है, ये साथ में ज़रूर रखें। दूसरा, शरीर को प्रोटेक्ट करें, और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हाथ। खुले हाथ न रखें, सर खुला न रखें, सर में टोपी हो, टोपी के ऊपर मोटा सा तौलिया हो और बड़ा सा तौलिया हो, ऊपर का धड़ जो शरीर से ऊपर का हिस्सा है उसको थोड़ा कवर रखें। और जैसा कि बताया गया कि सूती कपड़ा पहन के निकलें, बहुत अच्छी बात है, सूती कपड़ा है ज़रूर पहने, उसमें बनियान नीचे पहने। थोड़ा पसीने से अगर भीग भी जाती है तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, थोड़ा शरीर कूल हो जाता है, क्योंकि जो शरीर की हीट है, एक्स्ट्रा हीट है, वो रिलीज हो जाती है। तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा कवर अप करें, मोटी तौलिया रखें, सर को ढकें, और फिर उसके बाद बाहर निकलें। जहाँ कहीं आपको धूप मिले वहाँ आप बैठें, थोड़ी देर आराम करें, अपनी शक्ति को कम से कम खर्चा करें, और बहुत ज़्यादा दौड़ धूप से बचें। तो जब भी दोपहर में 12 से 4 का समय हो तो इस तरीके की जो विगरस एक्सरसाइज है, या बहुत दूर तक चलना है या बहुत मेहनत करनी है, तो ये इसको अवॉइड करें। जाहिर तौर पर अपने आप को जितना हो सके धूप से बचाएं। डॉक्टर दुबे जी, आपके पास आएंगे। क्या आप सलाह देंगे लोगों को, धूप में निकल रहे हैं, अगर मजबूरी है उनके निकलने की, तो क्या सलाह देंगे, किस तरह से वो अपने आप को बचाएं और क्या एहतियात बरतें? देखिए, मैं डॉक्टर वाजपेयी की सलाह से सहमत हूं। पहली बात यह है कि कोशिश करिए कि आप धूप में न निकलें। अगर धूप में निकलना अनिवार्य है तो आप जब धूप की तीव्रता कम होती है उस समय बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें, पूरे शरीर को ढक करके निकलें, सर पर टोपी और जैसे कहते हैं सर पे हैट लगा करके, जो उसमें चारों तरफ बढ़े हुए होते हैं, जिससे धूप जो है आपके ऊपर ना आवे। और अगर संभव है तो सबसे बेहतर जो है उपाय छाता होता है। आप हल्के रंग के छाते का प्रयोग करें, जो काला ना हो, काले अलग छाते, जो हल्के रंग के छाते का प्रयोग करें, इससे बचेगी। और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। अगर धूप में ज्यादा चलना पड़ रहा है तो आप जो है थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेक लेकर के, जहां पर शरीर का तापमान व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है अपना पहला चिकित्सक वो स्वयं होता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि हमारा शरीर मेरे से साथ नहीं दे रहा, मुझे आराम करने की जरूरत है। वो तुरंत रुक जाए और वो पानी पी करके, सुस्ता करके, उसके बाद करके तब फिर निकले। अगर कोई भी असुविधा होती, किसी तरह की होती है, तो हर जगह पर हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां पर 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, आप किसी भी वक्त पहुंच करके परामर्श ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा नहीं होती है। लेकिन बस वही है कि जल के साथ मैं बार बार एक ही चीज पर जो ध्यान दे रहा हूं कि जल जो होना चाहिए वो सुरक्षित, स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि प्यास जब लगती है तो पानी किसी भी प्रकार का मिलता है, लोग उसे पी लेते हैं और उसके बाद जो है तरह तरह के संक्रमण हो जाते हैं। जो जल जनित बीमारियां आजकल की इस मौसम में फैलती हैं वो काफी गंभीर होती हैं। तो क्षणिक लाभ तो हमें जरूर मिलता है, लेकिन हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मेरी सबसे यही सलाह है, पानी आप पी करके निकलें और अपना पानी अपने साथ लेकर के चलें। अगर नहीं संभव है तो सुरक्षित जल, प्रमाणित जल ही पिया करें। समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गर्मी जहां अपना प्रकोप दिखा रही है, तो ऐसे में जरूरत यह है कि आप अपना बचाव खुद करें। अगर मजबूरी है आपकी धूप में निकलना तो एहतियात बरतें कि आपको लू ना लगे, शरीर को ढक के चले और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का ही सेवन करें। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।